सोचिए एक ऐसे जासूस के बारे में जिसकी कहानी ने दुनिया के सबसे मशहूर फिक्शनल स्पाई को जन्म दे दिया। पर सवाल यह है कि वो था कौन और क्या उसकी असल कहानी फिक्शन से भी ज्यादा रोमांचक थी। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। साल था 1925, जगह मॉस्को। एक सर्द शाम और एक कार शहर से दूर अंधेरे में कहीं गुम हो रही है। अंदर बैठा है एक कैदी जिसे उसके अंजाम की तरफ ले जाया जा रहा है, और उसे ले जाने वाले सोवियत की वो खूंखार खुफिया पुलिस के एजेंट। देखिए, ये कोई आम कैदी नहीं था। उसे मॉस्को की सबसे बदनाम जेल लुब्यांका से निकाला गया था और सोकोलनिकी के जंगलों की तरफ ले जाया जा रहा था। मजे की बात यह है कि उसे पहले भी इस तरह टहलाने के लिए लाया जाता रहा था। शायद एक रूटीन बनाकर उसे बेफिक्र करने की ये एक चाल थी। और फिर अचानक, जैसा कि विंस हॉकिंस अपने लेख में बताते हैं, ओजीपीयू के एक एजेंट ने अपनी पिस्तौल निकाली और बस उसकी पीठ में गोली मार दी। उसे संभलने का, बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। तो सवाल उठता है कि आखिर ये आदमी था कौन जिसका अंत इस तरह हुआ, और क्यों उसे मारने का हुक्म किसी और ने नहीं बल्कि खुद स्टालिन ने दिया था। इस शख्स का नाम था सिडनी रायली। सिडनी रायली ब्रिटिश खुफिया सर्कल में उन्हें एस ऑफ स्पाइज यानी जासूसों का उस्ताद माना जाता था। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एक मामूली इंसान जासूसों का उस्ताद बन गया। तो रायली की कहानी शुरू होती है 1873 में यूक्रेन के ओडेसा से। 1890 के दशक में वो लंदन पहुंचते हैं और वहां एक आयरिश महिला से शादी करके उनका सरनेम अपना लेते हैं। मतलब जैसे वो अपने अतीत को पूरी तरह मिटा देना चाहते हों। इसके बाद तो उनकी जिंदगी साजिशों का एक बवंडर बन गए। कभी वो एक बिजनेसमैन होते तो कभी किराए के जासूस। उनकी वफादारी हमेशा सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के लिए थी। रूस की डिफेंस प्लानिंग जापान को बेच दी और पहले वर्ल्ड वॉर से ठीक पहले जर्मनी के नेवल ब्लूप्रिंट्स ब्रिटेन को सौंप दिए। तो रायली में ऐसा क्या खास था? एक बेहतरीन जासूस के सारे गुण थे उसमें। कई भाषाएं वो ऐसे बोलते थे जैसे उनकी अपनी हो। किसी भी जगह घुसपैठ कर सकते थे और लोगों से दोस्ती करके उनके राज उगलवाने की तो उनमें गजब की काबिलियत थी। भेस बदलना तो उनके लिए बच्चों का खेल था। अब रायली को किसी ने कभी बहुत हैंडसम नहीं कहा, बल्कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस के चीफ ने तो उन्हें डिस्क्राइब करते हुए कहा था कि उनकी आंखें भूरी और थोड़ी बाहर की तरफ थीं और रंग सांवला था, लेकिन उनमें कुछ तो ऐसा था कि महिलाएं हमेशा उनकी तरफ खिंची चली आती थीं। और रायली ने इस बात का इस्तेमाल खुफिया जानकारी जुटाने में खूब किया। उनका नेटवर्क वाकई में कमाल का था और अक्सर वो इसे अपने निजी रिश्तों के जरिए ही बनाते थे। जैसे कि येलिज़ाबेथा ओटन, जो एक एक्ट्रेस थीं, उनके जरिए रायली को क्रेमलिन के पास ही एक अपार्टमेंट मिल गया। या फिर ओल्गा स्टाजेव्स्काया, एक टाइपिस्ट जिनकी पहुंच बहुत अहम दस्तावेजों तक थी, और मारिया फ्रीडे, जिनके भाई सेना में एक बड़े पद पर थे। इन सब के जरिए रायली ने जानकारी का एक ऐसा जाल बुन रखा था जिसे तोड़ना नामुमकिन सा था। लेकिन अब तक हमने जो कुछ भी सुना है ना, वो तो बस ट्रेलर था, एक तरह का वार्म अप। अब हम रायली के करियर के सबसे बड़े, सबसे साहसी और सबसे खतरनाक मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या थी? खुद ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 भी रायली पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती थी। उनकी एक रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि वो एक चतुर बिजनेसमैन है, लेकिन ना तो देशभक्त है और ना ही उसूलों वाला आदमी। इसलिए उसे किसी ऐसी जगह नहीं चुनना चाहिए जहां वफादारी सबसे जरूरी हो। लेकिन सोचिए, इन सारी चेतावनियों को दरकिनार करते हुए मार्च 1918 में रायली को एक बेहद जरूरी मिशन के लिए रूस भेजा गया। और लक्ष्य सिर्फ एक था, व्लादिमीर लेनिन की नई बोल्शेविक सरकार का तख्ता पलट करना। और वो बोल्शेविक सत्ता के कितने करीब पहुंच चुके थे, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि एक कार्यक्रम में उनके और सोवियत नेता ट्रॉट्स्की के बीच सिर्फ एक पियानो की दूरी थी। सिर्फ एक गोली और उसी पल इतिहास का रुख बदल सकता था। रायली का प्लान, सच कहूं तो अविश्वसनीय रूप से दुस्साहसी था। स्टेप 1, उन्होंने एक रिसर्चर होने का नाटक किया और क्रेमलिन के अंदर लेनिन के चीफ ऑफ स्टाफ तक पहुंच बना ली। स्टेप 2, फिर मई दिवस समारोह का इनविटेशन हासिल किया। लेकिन सबसे बड़ा दाव स्टेप 3 में था। वो क्रेमलिन की हिफाजत करने वाले लातिवियाई गार्ड्स का ही इस्तेमाल करके लेनिन और पूरी बोल्शेविक लीडरशिप को गिरफ्तार करना चाहते थे। और फाइनल स्टेप,
उन्हें मॉस्को की सड़कों पर परेड करा के पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत करना था। तो उनके पास एक जबरदस्त प्लान था, अंदर तक पहुंच थी और हिम्मत की तो कोई कमी थी ही नहीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इस पूरे ताश के महल को गिराने वाली थी। वो तारीख थी 30 अगस्त 1918। उस दिन लेनिन पर एक जानलेवा हमला हुआ। वो बच तो गए, लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया बेहद क्रूर थी। चेका यानी सोवियत सीक्रेट पुलिस ने आतंक की एक लहर फैला दी और हजारों विरोधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी अफरा तफरी में राइली का पूरा प्लान सबके सामने आ गया। और इसके साथ ही राइली का नेटवर्क पूरी तरह से बिखर गया। उनके साथी क्रोमी मारे गए, रॉबर्ट लॉकहार्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी महिला कॉन्टैक्ट्स येलिजाबेथा, मारिया, ओल्गा सब पकड़ी गईं। उस पूरी तबाही के बीच सिर्फ एक आदमी किसी तरह रूस से भाग निकलने में कामयाब रहा, खुद सिडनी राइली। अब कई साल बीत गए। सोवियत खुफिया एजेंसी ने एक बहुत ही चालाकी भरा जाल बिछाया। उन्होंने द ट्रस्ट नाम का एक नकली एंटी बोल्शेविक संगठन बनाया। इसका मकसद क्या था? मकसद था राइली जैसे पुराने दुश्मनों को ये यकीन दिलाना कि रूस के अंदर ही एक क्रांति की तैयारी चल रही है और उन्हें वापस रूस बुलाकर फंसाना। राइली के सिर पर सोवियत सरकार को गिराने का जुनून सवार था। उन्हें लगा कि द ट्रस्ट ही वो मौका है जिसका वो इंतजार कर रहे थे, और वो इस झांसे में आ गए। 1925 में वो अपने आखिरी मिशन पर रूस लौटे और सीधे इस जाल में फंस गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और यहीं से हमारी कहानी का चक्र पूरा होता है, उसी जंगल में जहां उन्हें गोली मारी गई। तो क्या सिडनी राइली की यह अविश्वसनीय कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों में दबकर रह गई, या इसका असर हमारी पॉप कल्चर पर भी पड़ा है? माना जाता है, और काफी हद तक ये सच भी है, कि जेम्स बॉन्ड के क्रिएटर इयान फ्लेमिंग को अपने मशहूर किरदार की प्रेरणा सिडनी राइली की जिंदगी से ही मिली थी। फ्लेमिंग को राइली के किस्से किसी और से नहीं बल्कि अपने दोस्त रॉबर्ट लॉकहार्ट से पता चले थे, जो रूस में राइली के साथ काम कर चुके थे। और जब आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये कनेक्शन साफ नजर आता है। महिलाओं के बीच वो चार्म और पॉपुलैरिटी दोनों में थी। बेहतरीन कपड़ों का शौक बिल्कुल, कई भाषाएं जानना हाँ, और दुश्मनों के लिए पूरी तरह से निर्मम होना ये भी। ये सारे गुण सिडनी राइली में थे, और फ्लेमिंग ने इन्हीं को लेकर जेम्स बॉन्ड का वो अमर किरदार गढ़ा जिसे हम सब जानते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इतिहास की और कितनी ऐसी सच्ची कहानियां हैं जो उन फिक्शनल किरदारों को प्रेरणा देती हैं जिन्हें हम आज इतना पसंद करते हैं। ये सोचने वाली बात है ना?